प्यारे विद्यार्थियों, मैं जगदीश प्रसाद देवटिया ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे श्वेत प्रकाश द्वारा व्यतिकरण। श्वेत प्रकाश द्वारा व्यतिकरण। व्यतिकरण की घटना में हमने ये पढ़ा था कि व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक शर्त होती है उसमें एक तो ये था कि प्रकाश जो है वो अपने पास एक वर्णी होना चाहिए। प्रकाश कैसा होना चाहिए? एक वर्णी। अपने पास प्रकाश, श्वेत जो प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश होता है, इसमें विभिन्न रंग होते हैं, विभिन्न रंग। जैसे प्रकाश में 7 रंग छांट रखे हमने, विबग्योर। तो जो बाहर सूर्य का प्रकाश हम देखते हैं, जो सूर्य का प्रकाश होता है अपने पास, वो कैसा प्रकाश होता है? श्वेत प्रकाश होता है, जिसमें विभिन्न रंग होते हैं। इन रंगों की तरंग दैर्घ्य 380 या 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो इन अलग अलग रंगों की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। तो व्यतिकरण की घटना में हम जो फ्रिंजें पढ़ते हैं अपने पास, व्यतिकरण में जो फ्रिंज प्राप्त होती है वो इस तरीके से प्राप्त होती है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से। ऐसी ये फ्रिंज नीचे भी चलती है और ऊपर भी चलती है। ये फ्रिंज कैसी होती है? कौन से प्रकाश से प्राप्त होती है? एक वर्णी प्रकाश से। तो इन फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। इन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी? एक समान होगी। और इन फ्रिंजों की तीव्रता भी एक समान होती है, यानी ये एक समान चमकीली होती हैं या एक समान काली फ्रिंज होती हैं। तो इनकी चौड़ाई भी समान होती है और इनकी तीव्रता भी समान होती है। तो एक वर्णी प्रकाश से इधर ये फ्रिंजें नीचे चल रही हैं, ऐसे ऊपर भी चल रही है। तो एक वर्णी प्रकाश से जब ये सारी की सारी फ्रिंजें चमकीली हैं, एक जैसी हैं, एक ही समान चौड़ाई की है, तब हम इसमें से केंद्रीय फ्रिंज का पता नहीं लगा सकते। कौन सी फ्रिंज? केंद्रीय फ्रिंज। तो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से हम केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति ज्ञात नहीं कर सकते। पर्दे पर जो फ्रिंज प्राप्त होंगी उन सभी फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होती है? एक समान होती है। इनकी तीव्रता भी एक समान होती है, ऊपर भी ये चलती रहती है, नीचे भी चलती रहती है। तो बीच की फ्रिंज कौन सी है उसके बारे में हम पता नहीं लगा सकते, वो एक वर्णी प्रकाश स्रोत से नहीं पता किया जा सकता। तो इसके लिए अपने को व्यतिकरण की घटना में जो यंग का प्रयोग था, कौन सा प्रयोग? यंग का प्रयोग। तो यंग के प्रयोग में जो प्रकाश काम में लिया गया था वो तो कौन सा था? एक वर्णी था। अब यदि हम श्वेत प्रकाश काम में ले यंग के प्रयोग में श्वेत प्रकाश को यदि काम में लिया जाए तो क्या घटना होगी अपने पास? तो जैसे ये पर्दा हो गया अपने पास, यहाँ 2 प्रकाश स्रोत हो गए, S1 और S2। इधर ये प्रकाश स्रोत हो गया। तो ये श्वेत प्रकाश है, तो श्वेत प्रकाश यूँ चलेगा इसमें, और ये प्रकाश है यहाँ अध्यारोपित होगा। ये प्रकाश तरंगें क्या होंगी? अध्यारोपित होंगी। तो ये केंद्रीय फ्रिंज, पर्दे का बीच का बिंदु है, इस केंद्रीय फ्रिंज पर S1 से आने वाली तरंग और S2 से आने वाली तरंग, इस तरंग में भी जितने श्वेत प्रकाश में जितने रंग हैं वो सारे के सारे रंग इस तरंग में भी हैं और इस तरंग में भी है। तो इन तरंगों के बीच जो पथांतर होता है अपने पास, वो पथांतर कितना होगा? 0। इन तरंगों के बीच पथांतर कैसा होगा? 0। तो ये जो केंद्रीय फ्रिंज है, केंद्रीय फ्रिंज जो है अपने पास, वो कैसी प्राप्त होगी? जैसा प्रकाश आ रहा है वैसी प्राप्त होगी, यानी श्वेत ही प्राप्त होगी। तो केंद्रीय फ्रिंज कैसी प्राप्त होती है? श्वेत प्रकाश, यदि यंग के प्रयोग में श्वेत प्रकाश का प्रयोग किया जाए या व्यतिकरण के प्रयोग में श्वेत प्रकाश काम में लिया जाए तो केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति कैसे प्राप्त होती है? श्वेत ही प्राप्त होती है, क्योंकि इस पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच जो पथांतर है वो कितना होता है? 0 होता है। इसलिए व्यतिकरण की घटना में श्वेत प्रकाश काम में लेने पर केंद्रीय फ्रिंज कैसी प्राप्त होती है? श्वेत ही प्राप्त होती है।
दूसरा ये देखा गया कि इस केंद्रीय फ्रिंज के समीप की चारों तरफ समीप की जो फ्रिंज है वो किस रंग की होती है? लाल रंग की होती है। केंद्रीय फ्रिंज कैसी प्राप्त होगी? श्वेत। और इसके बाहर इसके आसपास की जो फ्रिंज है वो कैसी प्राप्त होती है? लाल रंग की प्राप्त होती है। और इसके बाहर की जो फ्रिंज है, दूर की जो फ्रिंज है वो कैसी रंग प्राप्त होंगी? बैंगनी रंग की प्राप्त होंगी। तो बीच में हो गया श्वेत, फिर इसके चारों तरफ लाल रंग की पट्टी बन जाएगी, फिर ऊपर की तरफ बन जाएगी बैंगनी रंग की पट्टी। तो इसमें अपने को केंद्रीय स्थिति का पता लगा सकते हैं कि ये केंद्रीय बिंदु इसका ये हो जाएगा। तो व्यतिकरण की घटना में श्वेत प्रकाश काम में लिया जाए या यंग के प्रयोग में श्वेत प्रकाश काम में लिया जाए तो उसकी सहायता से हम केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रश्न ये आता है कि यंग के प्रयोग में किस प्रकाश का उपयोग किया जाता है? एकवर्णी प्रकाश का उपयोग किया जाता है। यदि इसमें श्वेत प्रकाश काम में लिया जाए तो केंद्रीय फ्रिंज कैसी प्राप्त होगी? श्वेत ही प्राप्त होगी। केंद्रीय फ्रिंज कैसी प्राप्त होगी? श्वेत ही प्राप्त होगी। और यदि हम श्वेत प्रकाश काम में लें, श्वेत प्रकाश काम में लें तो इन फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो कैसी होगी? असमान होगी। इन फ्रिंजों की चौड़ाई कैसी होगी? असमान होगी। असमान चौड़ाई की फ्रिंजें प्राप्त होगी और इन फ्रिंजों की तीव्रता भी क्या होगी? अलग अलग होगी। दूसरा, व्यतिकरण की घटना में श्वेत प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? व्यतिकरण की घटना में श्वेत प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? क्यों? केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करने के लिए। किसकी? केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करने के लिए। ये मुख्य प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि व्यतिकरण की घटना में कौन से प्रकाश? श्वेत प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? यदि व्यतिकरण की घटना में श्वेत प्रकाश काम में लिया जाए तो केंद्रीय फ्रिंज कैसी प्राप्त होगी? श्वेत ही प्राप्त होगी। व्यतिकरण की घटना में या यंग के प्रयोग में श्वेत प्रकाश का उपयोग क्यों किया जाता है? केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो यह है श्वेत प्रकाश के द्वारा प्रकाश का व्यतिकरण। अब अपने पास कुछ न्यूमेरिकल टिप्स हैं फ्रिंज चौड़ाई पर आधारित, वो अपने को देखने। तो फ्रिंज चौड़ाई पर आधारित कुछ टिप्स है अपने पास। फ्रिंज चौड़ाई को हम किससे लिखते हैं? बीटा से। इसका सूत्र क्या था? बीटा बराबर डी लैम्डा और बट्टे स्मॉल डी। तो ये तो जैसे ये कैपिटल डी क्या है? क्लास संबंध स्रोतों से पर्दे की दूरी। स्मॉल डी क्या है? दो क्लास संबंध स्रोतों के बीच की दूरी। और लैम्डा है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। तो ये फॉर्मूला तो सीधा काम में ले सकते हैं। अब अपने पास ये पर्दा हो गया, ये केंद्रीय बिंदु हो गया, ये S1 और ये S2 क्लास संबंध स्रोत। यहाँ से कोई बिंदु P लिया था हमने, ये बिंदु P। तो इस बिंदु P की यहाँ केंद्रीय फ्रिंज से दूरी क्या थी? y। तो केंद्रीय बिंदु से किसी दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय बिंदु से कोई भी दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। तो उसका सूत्र क्या होता है? y बराबर d बटे d और गुणा पथांतर। ये इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा। अब यदि दीप्त फ्रिंज है, कौन सी है? दीप्त फ्रिंज है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? y दीप्त बराबर d बटे d और दीप्त फ्रिंजों के लिए पथांतर होता है कितना? n लैम्डा। तो इसके लिए ये सूत्र बन जाएगा। अदीप्त फ्रिंजों के लिए, तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो सूत्र आएगा y अदीप्त, इसके लिए d बटे d और अदीप्त के लिए जो पथांतर होता है 2n-1 और लैम्डा बटे 2। ये अदीप्त फ्रिंजों के लिए फॉर्मूला बन जाएगा।
अब अपने पास यदि हम अलग अलग प्रकाश कहाँ मिले, λ1 λ2, अलग अलग तरंग दैर्घ्य का प्रकाश कहाँ मिले, और इससे P बिंदु पर ये अपने पास दो दीप्त फ्रिंज बन रही है। कितनी? 2 दीप्त फ्रिंज। कितनी? 2 दीप्त फ्रिंज है जो दोनों P बिंदु पर बन रही है। λ1 के कारण भी P पर बनती है और λ2 के कारण पर भी P पर बनती है। दोनों P बिंदु पर फ्रिंज बने तो उनको हम क्या कहेंगे? वो संपाती होती हैं। वो फ्रिंजें कैसी होती हैं? संपाती फ्रिंज है। तो उनके लिए यहाँ से दूरी पहले के लिए भी वही आ जाएगी और दूसरी के लिए भी दूरी वही आ जाएगी। तो 2 दीप्त फ्रिंजों के लिए ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर y दीप्त पहली, ठीक, और y यानी y दीप्त पहली फ्रिंज बराबर y दीप्त और ये दूसरी फ्रिंज। दोनों फ्रिंजों की ये दूरी क्या होगी? समान होगी। तो ये दूरी भी समान आएंगी, यानी d बट्टे स्मॉल d गुणा n1 λ1। यहाँ प्रकाश कौन सा लिया था हमने? λ1। λ1 से इसके कारण मान लीजिए n1 भी फ्रिंज बन रही है। यहाँ λ1 के कारण n1 भी फ्रिंज बन रही है और λ2 के कारण यहाँ फ्रिंज बनेगी n2। दोनों फ्रिंजें एक ही बिंदु पर है तो हम इसके बराबर रख देंगे क्या? d और बट्टे d इंटू n2 λ2। ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो यहाँ d बट्टे d कैंसिल हो जाएगा तो n1 λ1 बराबर n2 λ2, ये सूत्र आ जाएगा। तो यहाँ λ1 बट्टे λ2 बराबर आएगा n2 बट्टे n1, उल्टा हो जाएगा। तो ये जो फ्रिंजों की संख्या है यानी तरंग दैर्घ्य व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी फ्रिंज की संख्या या फ्रिंज का क्रमांक, n क्या? फ्रिंज का क्रमांक। तो तरंग दैर्घ्य लैम्डा या व्युत्क्रमानुपाती या फ्रिंज की संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये विशेष फॉर्मूला है। अब यदि अपने पास ये आता है कि एक दीप्त फ्रिंज है और एक अदीप्त फ्रिंज है, इसके कारण तो कौन सी बन रही है? दीप्त बन रही है मान लो, और इसके कारण बन रही है अदीप्त। एक प्रकाश के कारण यहाँ दीप्त बनती है, दूसरे के कारण यहाँ अदीप्त बनती है और दोनों ही क्या है? संपाती है। जब दीप्त व अदीप्त संपाती हो, दीप्त फ्रिंज और अदीप्त कैसी हो? संपाती हो, तब हम क्या करेंगे? दीप्त अदीप्त फ्रिंज के लिए ये फॉर्मूला और दीप्त फ्रिंज के लिए ये फॉर्मूला, दोनों को क्या रखेंगे? बराबर, यानी d बट्टे d गुणा n1 λ1 बराबर d बट्टे d और 2n माइनस 1 लैम्डा बट्टे 2। तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ n2 आ जाएगा और ये λ2 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हम n1 n2 का मान निकाल सकते हैं या फिर λ1 λ2 का भी मान निकाल सकते हैं। तो दो दीप्त फ्रिंजें संपाती होने पर ये दोनों सूत्र बराबर हो जाएंगे और एक अदीप्त और एक दीप्त फ्रिंज बराबर संपाती है, तब इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के बराबर रखना है। अब इसमें जो भी वैल्यू पूछी जाए वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो अपने लिए परीक्षा में काफ़ी उपयोगी होता है। और एक फ्रिंज चौड़ाई अपने को किसी माध्यम में निकालनी है, किसी माध्यम में फ्रिंज चौड़ाई, तो किसी माध्यम में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र तो बताया था आपको, बीटा एम बराबर बीटा एर वायु में और बटे उस माध्यम का अपवर्तनांक का हम भाग दे देंगे। एक फॉर्मूला ये भी थोड़ा सा विशेष याद रखना है। तो ये है फ्रिंज चौड़ाई पर आधारित या फ्रिंजों का क्रम या फ्रिंजों की संख्या ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूले अपने को काम में लेने हैं। अब इस पर कोई भी ज़्यादातर ये याद है, संपाती वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। किताब में भी 2-4 उदाहरण दे रखे तो इसके आधार पर हम यो निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, दोनों सूत्र संपाती होने पर दोनों सूत्र क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और वैसे यदि अलग पूछा जाए तो ये फॉर्मूला है अपने पास
केंद्रीय फ्रिंज से किसी भी फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है, चाहे अपने को दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करें या अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करें। यदि दीप्त दिया हुआ है तो यहाँ पथांतर ये काम में ले लेंगे, दीप्त दिया हुआ तो पथांतर ये काम में ले लेंगे, और अदीप्त दिया हुआ है तो पथांतर ये काम में ले लेंगे। तो क्वेश्चन में अपने को देखना है कि दीप्त फ्रिंज है या अदीप्त फ्रिंज, उसके आधार पर अपने को पथांतर रखना है। फिर पथांतर में जो n आएगा वो n क्या है, फ्रिंज का क्रमांक है, 5वीं है, 6ठी है, 7वीं है, वो आ जाएगा n का क्रमांक, और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य दी हुई है। तो ये सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल कर सकते हैं हम। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।